हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मिथिलेश। वेलकम टू CNX एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि यह यूपीटेट का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें हम CDP के टोटल 10 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं और आप लोगों की डिमांड के अनुसार हम पर्यावरण के या EVS के प्रैक्टिस सेट को भी करा रहे हैं, जिसमें हमारा टोटल 6 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, यूपीटेट के क्रम में टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें CDP के 30 क्वेश्चंस होते हैं, EVS के भी 30 होते हैं दोस्तों, इंग्लिश और साइंस के 30 होते हैं जो कि ऑप्शनल होता है, मैथ के जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी के भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। आइए प्रैक्टिस सेट EVS का हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? ऑप्शन ए खासी, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी भील, ऑप्शन डी थारू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थारू। दोस्तों, थारी जो जनजाति है यह दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है? ऑप्शन ए समय की, ऑप्शन बी दूरी की, ऑप्शन सी चमकीलापन की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी का। प्रकाश वर्ष जो है इसको इंग्लिश में लाइट ईयर बोलते हैं, लाइट ईयर। ठीक है, प्रकाश वर्ष यह जो इकाई किसकी है? यूनिट यह यूनिट है डिस्टेंस की। ठीक है दोस्तों, जो प्रकाश वर्ष होता है, लाइट ईयर जिसे कहते हैं, यह दूरी का वह मात्रक होता है, यह यूनिट होता है दोस्तों, जो निर्वात में या वैक्यूम में प्रकाश द्वारा तय की गई वर्ष भर में क्या होती है? दूरी होती है। ठीक है, अर्थात जो प्रकाश वर्ष का दूरी जो क्या होता है? दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, और प्रकाश वर्ष जो होता है क्या होता है? यह जो होता है निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई क्या होती है? दूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी USA या संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी भारत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको हम संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं हिंदी में। ठीक है दोस्तों, जो ग्रेट साल्ट है इसकी लवणता कितनी % है? इसकी लवणता 220%। कितनी? 220% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान के समवर्ती सूची में है? ऑप्शन ए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ऑप्शन बी लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति कर, ऑप्शन डी निखात निधि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन होते हैं, कैसे होते हैं दोस्तों? इसको बताइए। ऑप्शन ए जनता द्वारा, ऑप्शन बी निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी
राज्यों के विधानमंडलों द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों द्वारा। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह प्रत्येक सेट में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर ही आ रहा है दोस्तों, ठीक है। अब आप लोग बताइए, इस क्वेश्चन को हमने पहले भी डिटेल में डिस्कस किया है। तो जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह दोस्तों अनुच्छेद 66(1) के तहत आता है। कितना? आर्टिकल 66(1) के तहत आता है, ठीक है। अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी रजनी राय, ऑप्शन डी शीला कौल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सरोजनी नायडू। क्या थी ये? प्रथम महिला राज्यपाल, फर्स्ट लेडी गवर्नर थी, ठीक है, यूपी की, ठीक दोस्तों। और इस समय वर्तमान में हमारा राज्यपाल कौन है? प्रेजेंट में यूपी का राज्यपाल कौन है? गवर्नर जो यूपी का वो है कौन? आनंदीबेन पटेल, ठीक है। आनंदीबेन पटेल इस समय प्रेजेंट में हमारी गवर्नर हैं, ठीक है, राज्यपाल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? ठीक है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कौन सी नहीं है इसमें दोस्तों? इन ऑप्शन में है, ऑप्शन ए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन बी भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन सी तेलुगु देशम, ऑप्शन डी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलुगु देशम पार्टी, ठीक है। ये जो क्या है, क्षेत्रीय पार्टी है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना जो हुई थी 1982 ईस्वी में हुई थी, 1982 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? किसने की इसकी स्थापना? एन.टी. रामाराव ने की थी 1982 में। एन.टी. रामाराव 1982 में, ठीक है, टीडीपी की स्थापना की थी, ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की थी, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? टीडीपी। इसमें वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? इसमें इसके वर्तमान अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू हैं। कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश के हैं, ठीक है। टीडीपी जो कहाँ की पार्टी है? आंध्र प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी है। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1982 में हुई थी। एन.टी. रामाराव ने की थी, ठीक है। इस समय इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इस समय इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं एन चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। नागालैंड में जो क्या है, पंचायती राज संस्था नहीं है। और ऐसे भी कुछ राज्य हैं दोस्तों जिसमें पंचायती राज नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? और दोस्तों नागालैंड हमारा हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, ठीक है। मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, यहाँ पर पंचायती राज संस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन एक है, एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? ऑप्शन ए हवा में चांदी बर्तनों का काला होना, ऑप्शन बी मोमबत्ती का जलना, ऑप्शन सी दूध से दही का बनना, ऑप्शन डी पानी में चीनी का घुलना। तो जो फिजिकल रिएक्शन होता है, फिजिकल चेंज होता है, वो कौन सा है? इन ऑप्शंस में से दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पानी में चीनी का घुलना जो है वो क्या है? भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, फिजिकल चेंज है। तो दोस्तों भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन जो होता है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा देने पर भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है, ठीक है। इसमें रिवर्सिबल चेंज होता है, ठीक है दोस्तों, जो कि अपनी अवस्था में पुनः परिवर्तित हो जाता है।
भौतिक प्रक्रिया क्या होती है? अस्थायी होती है और उत्क्रमणीय होती है। ठीक है, क्या होती है दोस्तों? यह परमानेंट नहीं होती है और जो रिवर्सिबल होती है। ठीक है, पानी में चीनी का जो घुलना है, ठीक है, इसको कैसे वापस ला सकते हैं? ठीक है, इसको वाष्पन क्रिया के माध्यम से वापस ला सकते हैं। जब इसको गर्म करेंगे, इसमें आंच देंगे या गर्म करके हीट के माध्यम से इसको हम क्या करते हैं? पुनः चीनी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफाइट। ऑप्शन ए, हाइड्रोफाइट क्या होता है या किसे कहते हैं? हाइड्रोफाइट कहते हैं किसको? ऑप्शन ए, सामुद्रिक जानवर को। ऑप्शन बी, एक जलीय पौधे को। ऑप्शन सी, एक पौधीय रोग को। ऑप्शन डी, एक जड़ रहित पौधे को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, एक जलीय पौधे को। ठीक है, हाइड्रो मतलब क्या होता है? वाटर। ठीक है, हाइड्रो मतलब वाटर। ठीक, तो वाटर मतलब पानी से जो संबंधित होगा वो क्या होगा? हाइड्रोफाइट होगा। ठीक दोस्तों, यह जो 30 क्वेश्चन हम आप लोगों को करा रहे हैं, इसमें टोटल आपका इसका कई गुना लगभग 100 क्वेश्चन, 60-70% आपका कवर हो रहा है। यह टोटल 30 क्वेश्चन ही नहीं है, बल्कि आपके 70-80-100 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, क्योंकि हम प्रत्येक ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं डिटेल में। ठीक है, तो आपका 30 क्वेश्चन नहीं, बल्कि इससे कहीं अधिक ज़्यादा ही क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं, आप इसके माध्यम से कवर कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी ब्रोमाइड, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आयोडीन। ठीक है, समुद्री घास जो क्या है? आयोडीन का जो मुख्य एवं महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, और क्या अन्य जो स्रोत होते हैं दोस्तों आयोडीन के? ठीक है, समुद्री घास में जैसे कौन कौन और आते हैं? केल्प, नोरी, कंबू, वैकेम। ठीक है, आयोडीन के अन्य स्रोत भी हैं, जैसे सी फूड जिसे कहते हैं, समुद्री खाद्य या डेयरी उत्पाद, विशेष रूप से दूध वगैरह जो होता है इसमें भी आयोडीन पाया जाता है। सी फूड होते हैं जो समुद्री खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं, उसमें भी आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? महिला सेक्स हार्मोन है। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी एंड्रोजन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 132 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन इसका राइट आंसर होगा। एस्ट्रोजन दोस्तों क्या करता है? यह एक महिला सेक्स हार्मोन है दोस्तों। या एमसी के दौरान मेंस्ट्रुअल जो साइकिल महिलाओं में आती है उसके दौरान यह बहुत अधिक हो जाता है, इसके बाद वह सामान्य परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसके माध्यम से महिलाओं में यौनावस्था या प्रदर्शित करता है दोस्तों, जिसमें इसके साइड के बाल वगैरह भी उगते हैं महिलाओं में, और भी अन्य परिवर्तन देखे जा सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे में सूक्ष्म पोषक नहीं है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम जो क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। ठीक है, मतलब और जो ऑप्शंस बच रहे हैं कॉपर, आयरन, मैग्नीज, ये क्या है? पोषक तत्व हैं, मैग्नीशियम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम जो होता है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया किसने किया? ऑप्शन ए जी टेलर ने, ऑप्शन बी ई हंटिंगटन, ऑप्शन डी टांसले ने, ऑप्शन सी हमारा होगा डी आर स्टोडर्ट ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी
ट्रांसले, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ट्रांसले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी का मित्र नहीं है दोस्तों, ठीक है, कौन है? बबूल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी यूकेलिप्टस, ऑप्शन सी नीम, ऑप्शन डी पीपल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस का मतलब क्या होता है? सफ़ेदा, ठीक है, ठीक है दोस्तों, सफ़ेदा जो उसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। यूकेलिप्टस जो होता है दोस्तों, इसको अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण जो है पर्यावरण का क्या शत्रु माना गया है। या जल जो पानी होता है इसको बहुत ज़्यादा अवशोषित करता है, जिसके कारण जो है कि वहाँ का जल स्तर या पौधा या पेड़ जहाँ पे लगाया जाता है यूकेलिप्टस को, यह पौधा जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पानी खींचता है, ज़मीन से बहुत ज़्यादा पानी खींचने के कारण इसको क्या माना गया? पर्यावरण या एनवायरनमेंट का जो एनिमी माना गया, ठीक है, पर्यावरण का शत्रु माना गया, ठीक है। जहाँ पर यह लगाया जाता है वहाँ का मिट्टी का जल स्तर जो वाटर स्टेटा है वह बहुत नीचे चला जाता है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए USEPA, ऑप्शन बी IUCN, ऑप्शन सी WWF, ऑप्शन डी IGBP। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी IUCN, ठीक है। IUCN जो है इसके द्वारा क्या किया जाता है? रेड डेटा बुक का प्रकाशन किया जाता है। रेड डेटा बुक के अंतर्गत इसमें मतलब दोस्तों किसको रखा जाता है? इसमें जो है कि जो विलुप्त प्रजातियां हो जाती हैं, विलुप्त होने का जिसको खतरा आता है, जो जानवर हमारे एक्सटिंक्ट हो जाते हैं उनको रखा जाता है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई? IUCN की इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई। कब हुई? इसकी स्थापना कब हुई? 1964 ईस्वी में IUCN की स्थापना हुई। अब IUCN का फुल फॉर्म जान लेते हैं क्या होता है। IUCN का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक या लेखिका हैं? ऑप्शन ए वंदना शिवा, ऑप्शन बी VK शर्मा, ऑप्शन डी MS स्वामीनाथन, ऑप्शन बी गेदा पाटेकर। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वंदना शिवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी मीथेन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी ओजोन मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल, ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्षोभ मंडल। इसको इंग्लिश में क्या दोस्तों बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपो मतलब लैंड, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश मीडियम के लिए भी अच्छा होगा क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों को कंबाइन लेके चल रहा हूँ दोस्तों, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। क्षोभ मंडल का मतलब ट्रोपोस्फियर, ट्रोपो मतलब लैंड, ठीक है। और इसका क्रम जो होता है दोस्तों आइए जान लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला नंबर क्या है? क्षोभ मंडल, जिसको हम ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर समताप मंडल, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फियर। उसके बाद मध्य मंडल, जिसको हम मीजोस्फियर बोलते हैं। उसके बाद समताप मंडल, जिसको हम थर्मोस्फियर बोलते हैं। उसके ऊपर सबसे ऊपर जो होता है क्या होता है? बहिर्मंडल, जिसको हम एक्सोस्फियर बोलते हैं, ठीक है। तो आपका यह वायुमंडल की जो हमारे एनवायरनमेंट की लेयर्स हैं उसको मैंने कंप्लीट किया। पहला क्या हो गया इंग्लिश में जान लीजिए? ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मीजोस्फियर, उसके बाद थर्मोस्फियर, उसके बाद एक्सोस्फियर। अब हिंदी में इसका क्रम क्या हो गया? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल,
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुत भूमि क्षेत्र है। ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 33%, ऑप्शन डी 43%, ऑप्शन डी क्या हो गया 53%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 33%, 33% प्रतिशत। ठीक है, 33% क्या होता है, वनाच्छादन होना चाहिए, मतलब 33% भाग पे होना चाहिए टोटल भूमि का। ठीक है, जो दोस्तों नेशनल राष्ट्रीय वन नीति जो होती है हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार कम से कम 1/3 भाग पर हमारा क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, आवश्यक है, जो कि क्या करता है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए क्या करता है, बैलेंस करता है, आवश्यक होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, और पहाड़ी क्षेत्रों में दोस्तों क्या होता है, ये 2/3 होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल एरिया जो हमारा प्लेन्स वगैरह होता है, यहाँ पे मैदानी भागों में क्या होता है 33% हो तब भी काम चल जाएगा, लेकिन पहाड़ी वाले एरिया जो हमारा पर्वतीय एरिया होता है, पहाड़ी वाला क्षेत्र होता है, जैसे उत्तराखंड वगैरह हिमालय वाले जो क्षेत्र होते हैं, इन सब एरिया में 2/3 चाहिए, मतलब 2/3 चाहिए, क्योंकि इससे क्या फ़ायदा हमारे लिए करेंगे, अगर वहाँ पे 2/3 होंगे तो ये अपरदन जो इरोजन होता है, सॉइल इरोजन को रोकेंगे, भूस्खलन जो लैंड स्लाइड होता है पहाड़ों में वह रोकेंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होगा क्या करेगा, मिट्टी को पकड़ के रखेगा, बांध के रखेगा, जिससे हमारा इरोजन और लैंड स्लाइड कम से कम होगा। ठीक है, तो मैदानी क्षेत्रों में 2/3, पर्वतीय और पहाड़ों वाले क्षेत्रों में क्या होगा दोस्तों, कितना % चाहिए, पहाड़ी और पर्वतों वाले क्षेत्रों में 2/3 चाहिए, और हमारा जो है 1/3 कहाँ पे चाहिए, प्लेन्स वाले एरिया में 1/3 चाहिए, मतलब 33% चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2019 में निम्नलिखित राज्यों में से किसके भौगोलिक क्षेत्र का क्षेत्रफल सबसे अधिक प्रतिशतांश वनों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मिजोरम। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। ठीक है, मिजोरम में जो है क्या है, सबसे अधिक वन के % पाए जाते हैं। सबसे अधिक वन कहाँ पे पाए जाते हैं, मिजोरम। दोस्तों, मिजोरम में जो वन का % कितना पाया जाता है, 85.41%। कितना, मिजोरम में 85.41%। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में जहाँ पर 79.63%। उसके बाद मेघालय में कितना, 76.33%। ठीक है, उसके बाद ने सबसे कम कहाँ पे, नागालैंड, जहाँ पे 75.31%। ठीक है, सबसे ज़्यादा मिजोरम में और सबसे कम नागालैंड में। सबसे ज़्यादा जो मिजोरम में पाया जाता है कितना, 85.41%। नागालैंड में सबसे कम पाया जाता है, वहाँ पे कितना, 75.31%। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसमें अपना खुद का आकलन आप लोग स्वयं करें कि कहाँ से कितने प्रश्न आपके लिए पूछे जा रहे हैं। उस टॉपिक को आप लोग नोट करें जो बार बार रिपीट हो रहा है, जिसके माध्यम से आप अपने टॉपिक को अच्छे से कंक्लूड कर पाएंगे और अच्छे से तैयार कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, जिसके माध्यम से मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता ही हूँ, जिसको आप अपने टॉपिक को कवर कर पाएंगे। दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पे स्थित है, झारखंड। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय पार्क जो है तत्कालीन बिहार, उस समय का क्या था दोस्तों, बिहार, जो वर्तमान में झारखंड बन गया, बिहार राज्य से काट करके झारखंड को बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, 1986 में हुई थी। ठीक है, अब यह जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है किसके अंतर्गत आता है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। किसमें, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए बढ़ते हैं। महुआंडार अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में? ऑप्शन ए पलामू, ऑप्शन बी कोडरमा, ऑप्शन बी चतरा, ऑप्शन डी लातेहार। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहले भी पूछा जा चुका है और मैंने इसको डिटेल में भी एक्सप्लेन किया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएं क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लातेहार। लातेहार इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों यह किस जिले में? झारखंड में स्थित है। ठीक है, लातेहार जो अभ्यारण्य है यह किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? यह भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका विस्तार कितना है लातेहार का? यह 63.25 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक है, यह मुख्यतः भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पे अन्य जीव भी पाए जाते हैं, जैसे कौन कौन से? खरगोश, नेवला, चूहा, गिलहरी, छोटे हिरण तथा भूमि में रहने वाले जीव इत्यादि। और मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? यह मुख्यतः यह भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी परमाणु, ऑप्शन सी पेट्रोल, ऑप्शन डी सौर। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सौर। जो होता है क्या है? प्रदूषण की समस्या उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि इसमें ना किसी प्रकार का धुआं होता, ना कोई गैस पाई जाती है वैसी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह या कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह जो धुआं के टाइप में निकलती है और नुकसान करती है एनवायरनमेंट को, या क्या होती है? प्रदूषण रहित होती है। ठीक, सौर ऊर्जा से, हमारे सोलर सिस्टम से सोलर जो हमारा पाया जाता है सौर ऊर्जा, इससे किसी प्रकार का भी प्रदूषण या पॉल्यूशन नहीं पाया जाता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? ऑप्शन ए 1975 में, ऑप्शन बी 1982 में, ऑप्शन सी 1985 में, ऑप्शन डी 1995 में। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? 1985, 1985 इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का जो गठन किया गया था उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। इनकी अध्यक्षता में फरवरी 1985 में इसका क्या किया गया? गठन किया गया। ठीक है, और इसका नाम बदल दिया गया बाद में। कब बदला गया? 1985 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण किया गया। कब किया गया दोस्तों? 1995 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण किया गया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? NRCA। ठीक है, और इसका गठन कब हुआ था? 1985 में हुआ था, बल्कि 1995 में इसको क्या, इसका नाम बदला गया, जो कि रखा गया क्या? राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण NRCA। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 27 सितंबर 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। कब मनाया गया दोस्तों? 27 सितंबर 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। वर्ल्ड टूरिज्म डे, ठीक है, मनाया गया। वर्ष 2020 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? इसकी थीम जो थी क्या थी? ऑप्शन ए पर्यटन और रोजगार, ऑप्शन बी पर्यटन और ग्रामीण विकास, ऑप्शन सी पर्यटन और पूर्वोत्तर विकास, ऑप्शन डी पर्यटन और ग्रामीण रोजगार। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि क्या है? पर्यटन और ग्रामीण विकास इसका मुख्य थीम थी उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 अक्टूबर 2020 को कहाँ पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किया गया? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, असम। असम इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों इसका जो शिलान्यास किसने किया? जो हमारे क्या हैं, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस परियोजना का क्या लोकार्पण किया दोस्तों, ठीक है।
और इस परियोजना को भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया जाएगा। किस परियोजना के तहत? इस परियोजना का जो विकास भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2020 में DRDO ने कहां पर लेजर गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया? किसने किया? DRDO ने लेजर गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहां पर किया? ऑप्शन ए अहमदनगर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी चांदीपुर, ऑप्शन डी बालासोर। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जो कि क्या है? अहमदनगर। ठीक है, अहमदनगर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। प्रीवियस ईयर हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, या किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इससे हमें यह पता चलता है किस टॉपिक से कितने प्रश्न और किस टाइप के प्रश्न, क्वेश्चंस के टाइप कैसे बन रहे हैं, यह हमें पता चलता है। इसका राइट आंसर अहमदनगर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, मार्के लुकास रिजनेवेल्ड। किसने? मार्के लुकास रिजनेवेल्ड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यह कहाँ की थी दोस्तों? मार्के लुकास यह नीदरलैंड की लेखिका थी। ठीक है, और इन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2020 में प्रोवाइड किया गया। ठीक है, और किस पुस्तक के लिए किया गया? दी डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ठीक है, दी डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग पुस्तक के लिए इन्हें क्या किया गया? सम्मानित किया गया इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ से। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ पाने वाली है सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई या ऑथर बन गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 22 सितंबर 2020 को DRDO ने कहाँ पर हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण किया? ऑप्शन ए बालासोर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी कोच्चि। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बालासोर। दोस्तों, DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।